नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपने कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी 2 वीडियो पढ़ी, यूरोपियंस के आपने 7 लेक्चर पढ़े। उन लेक्चरों के बाद कुछ दिन तक जो ईद की छुट्टी रही और उसके बाद कुछ वीडियो जो हमारी श्रृंखला थी, उसको शुरुआत करेंगे और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 की। हमने अभी तक बात की है भारतीय संविधान में उद्देशिका की और हमने बात की अभी तक भारतीय संविधान में कि भारत के संविधान के स्रोत क्या हैं और भारतीय संविधान की विशेषताएँ क्या हैं। तो इन 3 वीडियो में आपने उद्देशिका, भारतीय संविधान की विशेषताएँ और भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं, उनके बारे में आपने पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, वो क्या कहता है और बात करेंगे दोस्तों जो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे, तो आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं बेयर की एक-एक लाइन पे बात करूँगा। भारतीय संविधान के हर एक आर्टिकल का बेयर मैं रीड करूँगा, उसका आपको मतलब समझाऊँगा। तो इसलिए वीडियो देखने से पहले आप सभी भारतीय संविधान का जो बेयर है, आपके पास एक ऐसा बेयर होगा, उस बेयर को अपने पास रखिए, तब हमारी वीडियो का आपको फुल फ़ायदा मिलेगा। यानी कि भारतीय संविधान पढ़ने से पहले आपके पास जो भारतीय संविधान की जो बेयर है, उसको होना चाहिए और उस बेयर में जो भी बातें की गई हैं, उसको हम रीड करेंगे और आपको एक-एक बात क्लियर करेंगे। क्योंकि जो मूल भारतीय संविधान बना, वो किस तरीके था, उसमें किन बातों को किया गया था और यही सारी बातें आपको वहाँ पे रीड करके मैं बताऊँगा। तो भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, वो देखते हैं क्या बात करता है। तो देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। यानी कि भारतीय संविधान में आपने पता होगा कि भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। जो मूल संविधान आपका था, उसमें 22 भाग थे और देखे थे कि इसमें मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और बाद में इसमें संशोधन के द्वारा 12 अनुसूचियों को जो संख्या इनकी थी, वो 12 हो गई थी। यानी कि 4 अनुसूचियाँ इसमें और जोड़ दी गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि भारतीय संविधान में 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में हैं। और इसमें जब देखते हैं कि एबीसीडी करके जो आपके भाग जोड़े गए, उनकी जब उनको देखते हैं कि एक आपका भाग 4 ए जोड़ा गया। फिर आपने देखा कि एक भाग यहाँ पे 9 ए, 9 बी जोड़ा गया। फिर आप देखते हैं कि एक भाग 14 ए जोड़ा गया। यानी कि अब इनकी जब संख्या जोड़ लिया जाता है, तो लोग जो बताते हैं कि भारतीय संविधान में ये 4 जोड़ने का 22 और 4 जो 26 या 25 भागों की बात करते हैं। यानी कि अगर पॉलिटी में पूछते हैं तो 25 या 26 भागों की बात करते हैं। लेकिन ये बातें आपको जो है नहीं ध्यान देनी है और केवल आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो एबीसीडी करके जो आपके भाग जुड़े हैं, उनकी बात नहीं की जाएगी। केवल और केवल यहाँ पर 22 भागों की बात की गई आएगी कि हमारे संविधान में 22 भाग हैं और अनुसूचियाँ जो हैं वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में हैं। तो पहले भाग की हम बात करेंगे कि पहला भाग है जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यानी संघ और राज्य क्षेत्र की जो बात की जा रही है, हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 से 4 तक बात की गई है। तो देखते हैं कि 1 से 4 तक जो आर्टिकल हैं, वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताते हैं। तो पहला आर्टिकल जो है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। यानी कि संघ का नाम क्या होगा और राज्य क्षेत्र क्या होगा, इसके बारे में बात किया गया। जबकि हम भारतीय संविधान से पहले जितनी भी विधियों को हम पढ़ते हैं, उसमें ज्यादातर जो पहली सेक्शन होती है, पहली सेक्शन होता है, उसमें बात की जाती है संक्षिप्त नाम की, विस्तार की और प्रारंभ की, कि वो जो एक्ट है, उसका संक्षिप्त नाम क्या है, उसका विस्तार कहाँ तक होगा और वो प्रारंभ कब हुआ। उसके पहली धारा में ये बात की जाती है। लेकिन भारतीय संविधान के पहले आर्टिकल में जो बात की जाती है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम क्या होगा और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है पहले आर्टिकल में।
तो हम देखते हैं कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और उसके प्रारंभ की बात कहां पे की गई है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 393 में भारतीय संविधान के संक्षिप्त नाम यानी भारत का संविधान उस आर्टिकल में किया गया है। भारतीय संविधान जो नाम दिया गया है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 393 में कहा गया है। लेकिन जो विस्तार और उसका प्रारंभ के बारे में बात की कि वो कब लागू होगा, तो वहां पे आर्टिकल देखेंगे 394 उसमें बात की गई है और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। और ये अधिनियमित तिथि कब था, ये संविधान बन कब गया था? तो आपको पता होगा कि हमारी उद्देशिका में दी गई है 26 नवंबर 1949। यानी कि इन तिथियों को भी आपको याद करना है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जो एक्ट होते हैं उनमें ज्यादातर जितने भी एक्ट है उनमें पहली सेक्शन में बात की जाती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। लेकिन भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में ये बात थोड़ी उल्टी है और इसकी जो बात की गई है आर्टिकल 393 में की गई है। सॉरी दोस्तों। तो ये बात हो गई। फिर आप देखते हैं कि संक्षिप्त नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई। तो पहला आर्टिकल दोस्तों देखते हैं कि पहले आर्टिकल में हमारी बियर में क्या कहा गया है। तो पहला आर्टिकल आप सभी खोल के एक बार देखेंगे तो उसमें बात की गई है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यानी कि पहले आर्टिकल की जो जो संक्षिप्त टिप्पणी है उसको लिखा गया है, यानी उसका शॉर्ट नाम जो दिया गया है वो दिया गया संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यानी कि संघ का राज्य और राज्य क्षेत्र के बारे में आपका जो पहला आर्टिकल कहता है। और इसको देखते हैं कि इसमें कितने आर्टिकल हैं, यानी कि इसके सब आर्टिकल कितने हैं। तो ये आप देखते हैं कि 2 हैं। पहले में बात की गई है भारत, जो आर्टिकल 1 में कहा गया भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो भारत क्या होगा? पहले आर्टिकल में बात की गई भारत अर्थात इंडिया यानी राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब आप क्या समझे कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। ठीक है, तो भारत राज्यों का संघ है। तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। तो ये संघ कैसा है? राज्यों का संघ है भारत। तो क्या जब हम देखते हैं कि जो राज्यों का संघ है, जो यूएस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका और स्विट्जरलैंड जो देश थे उनसे हमारा संघ किस तरीके से अलग है। वहां पे जो हम देखते हैं कि जो सरकार होती है वो सरकार जो है संघीय सरकार है। वहां पे फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। भारत जो है राज्यों का संघ है, तो यहाँ पे यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो संघ है और जो अमेरिका का संघ है वो किस तरीके से अलग है। तो हम देखते हैं कि जो अमेरिका का संघ है वो संधि और समझौते के द्वारा बना। यानी कि अमेरिका का जो संविधान बना, अमेरिका जो बना वो संधि और समझौते के द्वारा। यानी कि उस समय वहां पे 13 राज्य, कितनी संख्या? 13 राज्यों आपस में संधि और समझौते के द्वारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की, अमेरिका का निर्माण किया। इसीलिए उसका नाम भी आप देखते होंगे कि उसमें नाम में बात की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी संयुक्त यानी जुड़ा है कोई, तो वहां पे देखेंगे संधि और समझौते के द्वारा वहां पे जो उनका प्रदेश बना। लेकिन जो इंडिया का जो बना, जो इंडिया बना वो इंडिया किसी संधि और समझौते के द्वारा नहीं बना। जबकि हमने क्या किया कि अध्ययन, हमारे जो विविधताएं थी, हमारी जो एकता अखंडता थी, उसको सुरक्षित करने के लिए हमने अपने संघ को कुछ भागों में बांट लिया, अपने देश को कई भागों में बांट लिया और उसके हिसाब से हमने राज्यों का गठन किया। और उस तरीके से हमारे देश का जो है संविधान बना और हमारे देश के राज्य और संघ मिलके एक जो देश का निर्माण करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो राज्यों का संघ ये कहां से लिया गया। तो राज्यों का संघ ब्रिटिश अमेरिकी संविधान से लिया गया। और इसकी हम विशेषता देखते हैं कि हमारे संघ की विशेषता क्या है, तो अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। यानी अमेरिका में जो संधि और समझौते के द्वारा राज्य बने तो वहां पे जो राज्य है वो अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत में संघ से राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। यानी कि राज्य को अलग होने के लिए किसी भी तरीके की छूट भारतीय संविधान में नहीं दी गई है। जबकि अमेरिका के संविधान में हम देखते हैं कि अमेरिका के संविधान में हम वहां पे देखते हैं कि वहां के जो राज्य है वो संधि और समझौते के द्वारा यूनियन से जुड़े हुए हैं
और जब वो संधि और समझौते में जो बातें की गई हैं उनके विरोध कोई बात हो रही है तो वो राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो ये हमारी एक पहली विशेषता है कि हमारे यहाँ राज्य जो है संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। दूसरा है कि ये जो हमारा संघ है ये किसी संघ और समझौते का परिणाम नहीं है। हमारा संघ जो है किसी संधि और समझौते का परिणाम नहीं है। तो ये देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि राज्यों का संघ भारत को वर्तमान स्वरूप में लाने के लिए पहले ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों का एकीकरण किया गया, बाद में उसका भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया। यानी कि जो ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों, यानी कि जो हमारा भारत जो ब्रिटिश भारत था उसमें हम देखते थे कुछ रियासतें थी, जो आप सभी को पता है कि कुछ रियासतें थी, और हमारा जो देश था वो ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन होने के नाते यानी कि ब्रिटिश जो प्रदेश थे वो थे और हमारी कुछ देशी रियासतें थे, और इन देशी रियासतों और ब्रिटिश भारत के उस समय जो प्रांत थे उनको मिला के ही हमारा देश का जो है संविधान, यानी कि उन पे शासन करने के लिए हमारी पुस्तिका यानी संविधान बनाई गई। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों का एकीकरण किस तरीके से हुआ। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि और ब्रिटिश भारत और रियासतों का एकीकरण किस तरीके से हुआ। तो हम देखते हैं कि 12 मई 1946 को एक श्वेत पत्र 12 मई 1946 को एक श्वेत पत्र जारी किया गया, और इस श्वेत पत्र जारी करके हमारा जो उस समय देशी रियासत थे, देशी रियासत और जो उस समय के सम्राट थे, यानी कि जो सम्राट थे इंग्लैंड के, उनके बीच एक समझौता हुआ और वो एक श्वेत पत्र जारी किया गया, और ब्रिटिश सम्राट की सर्वोच्चता को इस श्वेत पत्र के द्वारा समाप्त किया गया। वो डेट थी 12 मई 1946। 12 मई 1946 को क्या हुआ कि एक श्वेत पत्र जारी किए गया, और जो देशी रियासत और ब्रिटिश सम्राट के बीच एक ये समझौता हुआ, और उसके द्वारा क्या हुआ कि जो ब्रिटिश जो हमारी देशी रियासतें थी ब्रिटिश सम्राट की सर्वोच्चता को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। फिर हम देखते हैं कि 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित किया गया। फिर क्या घटना घटी कि 18 जुलाई 1947 को जो ब्रिटेन में यानी कि वहां की संसद में एक अधिनियम पारित हुआ, वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके द्वारा ब्रिटिश सम्राट प्लस देशी रियासतों के बीच फिर से एक समझौता हुआ, और इसके द्वारा क्या किया गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी उसकी सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो रियासतें थी, और आपको मालूम होगा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो रियासतों को एक तरीके से भारत में एकीकरण का जो एकीकरण किया, भारत में विलय किया, उसके जनक कौन थे, उसको मिलाने वाले कौन व्यक्ति थे, तो आप सभी को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी के लिए आपने देखा होगा कि उनकी वर्तमान में जो शिला बनी है, मूर्ति बनी है, आपने देखा होगा यूनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो जो शुरुआत में हमारे ब्रिटिश भारत में जो 562 रियासतें थी, इन 562 रियासतों का जो विलय भारत में हुआ, उसमें से देखा गया कि 559 यानी 559 जो रियासतें उस समय की थी वो स्वेच्छा से भारत में अपने आप को विलय कर लिए। यानी कि जो यह आपका प्यारा भारत है, इस भारत में जो 562 रियासतें थी, 562 में 559 रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में विलय कर लिया, लेकिन 3 रियासतें जो थी उन्होंने भारत में अपने आप को विलय नहीं किया। एक उसमें थी हैदराबाद, दूसरी उसमें जम्मू कश्मीर, और तीसरी उसमें थी जूनागढ़। यानी कि ये ऐसी रियासतें थी जिन्होंने स्वेच्छा से विलय नहीं किया। लेकिन जो हैदराबाद रियासत थी, वो रियासत हमारे भारत के जो क्षेत्र थे उस समय के, उसके चारों तरफ से ये घिरी हुई थी, और ये जाना चाह रही थी पाकिस्तान के साथ, लेकिन ये हमारे चारों तरफ और से घिरी हुई थी, तो इसको हमने जबरदस्ती अपने भारत के क्षेत्र में मिला लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर की आप देखते होंगे
कि जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया, वहां के महाराजा जो हरीश थे, आप सभी को पता है कि वहां के जो महाराजा थे, उन्होंने कुछ शर्तों के द्वारा हमारे देश में जम्मू कश्मीर का विलय किया और उसी शर्त का परिणाम था आर्टिकल 370, जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिलाता था। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। तो इस तरह से देखा गया कि 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष राज्य का जो दर्जा था वो समाप्त हुआ। फिर इसी तरीके से चूनागढ़ को भी जो है हमारी रियासत में, हमारे प्रदेश, इस रियासत को भी हमारे भारत में मिला लिया गया। फिर हम देखते हैं कि ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों का एकीकरण जो हुआ, तो उसमें जो राज्यों का विभाजित किया गया, जो हमारा राज्य था उसको विभाजित किया गया, वो 4 श्रेणी में विभाजित किया गया। पहली श्रेणी थी ए, दूसरी थी बी, तीसरी थी सी और डी। यानी कि जो भारत का जब एकीकरण होता था, भारत राज्यों का संघ बन रहा था, उस समय जो हमारे भारत के क्षेत्र थे, उसमें जब हमने पुनर्गठन किया, पुनर्गठन के दौरान हमने ए, बी, सी और डी क्षेत्रों में राज्यों को बांट लिया। तो ए क्षेत्र के अंतर्गत राज्य जो आए थे, उसमें रियासतें थी 216, यानी ब्रिटिश प्रांत जो थे उस समय, उसमें राज्य था असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा। यानी ऐसे राज्य जो थे वो ए श्रेणी में रखे गए। 275 जो उसमें रियासतें थी, उसमें हैदराबाद और जम्मू कश्मीर और मैसूर और पंजाब, इनको मिलाकर बी श्रेणी के राज्यों के में रखा गया। फिर सी श्रेणी में 61 जो रियासतें थी, उसमें अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, दिल्ली और कच्छ, ऐसे क्षेत्रों को सी श्रेणी के राज्यों में रखा गया। और डी श्रेणी के राज्यों में अंडमान और लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को डी क्षेत्र में रखा गया। यानी कि आपने देखा कि जो रियासतें थी, जो भारत का एकीकरण हुआ, उसमें राज्यों को ए, बी, सी और डी ग्रुप में बांटा गया और उसको उस तरीके से वहां पे रखा गया। फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से भाषाई आधार पे, यानी भाषा के आधार पर किस तरीके से हमारे देश के अंदर प्रदेशों का गठन हुआ, यानी कि उसको भी हम देखते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो ये काम, जो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन की बात की जाती है, ये काम ब्रिटिश भारत के दौरान, ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान भी ये 1912 से शुरू हुआ और 1912 में पहली बार बिहार, बंगाल और उड़ीसा, और बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये 1912 में पहली बार भाषाई आधार पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए राज्य थे। फिर हम देखते हैं कि जब ये बनाया गया था, ये तीनों राज्यों को जब गठन हुआ, तो इसी के साथ तेलुगु भाषा के जो लोग थे, उन्होंने भी भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की मांग की कि आंध्र प्रदेश राज्य बनाया जाए। और ये मांग 1913 में बहुत ज्यादा जोर पकड़ी। और जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बना, उससे पहले 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उस समय के जो अध्यक्ष थे, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन सभी के द्वारा पहली बार सोचा गया क्या भाषाई आधार पे भारत में राज्यों का गठन किया जा सकता है। तो उस समय के जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने एक 4 सदस्यीय जो है सी के धर आयोग बनाया। एक न्यायाधीश हाईकोर्ट के हुआ करते थे इलाहाबाद, सी के धर, उन्हीं के अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात कही। ये काम करना उचित है या नहीं है, इस पे 58 पृष्ठों की रिपोर्ट इस आयोग ने प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट को, जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना भारत में बात सही नहीं है, इस आयोग ने मना कर दिया। सी के धर आयोग ने भाषा के आधार पर जो भारत का राज्यों के गठन की बात की गई कि वो मना कर दिया गया कि इसके आधार पर नहीं की जा सकती है। और 10 दिसंबर 1948 को इस आयोग की रिपोर्ट का जो है विरोध किया गया और इसके परिणाम स्वरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू
और सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टभी रमैया द्वारा जो अंतिम बार मांग की गई और इस जो रिपोर्ट का था उसको बताया गया कि जो है एक तरीके से जो भाषा के आधार पर है उसका गठन किया जा सकता है, इसका विरोध किया और इसके गठन के बारे में फिर से तलाश से करी जा रही थी कि क्या ये उचित है भाषा के आधार पर कि नहीं है। उसी समय 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर जो गठन की मांग की जा रही थी कि आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए, उसी समय पोटिश्री राममालु इनके पोटिश्री रामालू ये आंध्र प्रदेश के नेता थे और इन्होंने भूख हड़ताल कर दी कि तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाए और भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद क्या हुआ कि लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश हुआ और सरकार इस दबाव में आकर पहली बार जो है 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया और उस आयोग का नाम था फजल अली आयोग और इनके जो दो साथी थे के.एम. पनिकर और हृदय जब कुंजारो ये तीन व्यक्तियों ने मिलकर इस आयोग का गठन किया और आयोग के गठन के बाद ये भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना वो आपका आंध्र प्रदेश बन गया। फिर हम देखते हैं कि 30 दिसंबर 1953 को इस आयोग ने क्या किया जो है केंद्र सरकार को रिपोर्ट पहुंचाई और रिपोर्ट पहुंचाकर ये है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पहली बार गठन किया गया। यानी कि 22 दिसंबर 1953 को जो है आयोग बना फजल अली आयोग और इस फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट थी वो केंद्र सरकार को 30 दिसंबर 1953 को सौंपी गई और ये रिपोर्ट सौंपने के बाद पहली बार भारत में जो ABCD जो राज्यों का शुरुआत में आपने देखा कि जो एक चार भागों में जो विभाजन किया गया था उसको समाप्त करके पहली बार जो आपके भाषा के आधार पर 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। और जो आपका जो 1956 में एक जो फ्रांस समझौता हुआ था 1956 में फ्रांस समझौता हुआ था उसके द्वारा जो है चंद्रनगर माले यमन और कराईकल ये जो चार क्षेत्र थे इसको फ्रांस सरकार के द्वारा समझौते के द्वारा भी अपने देश में मिला लिया गया और माले को केरल राज्य यमन को आंध्र प्रदेश राज्य और कराईकल को तमिलनाडु राज्य के रूप में भारत के राज्यों में जोड़ दिया गया। तो हमने देखा कि जो भाषा के आधार पे हमारे राज्यों का गठन हुआ उनके बारे में हमने देख लिया। तो हम देखते हैं कि हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उनका गठन कब हुआ। तो हम देखते हैं कि समय समय पर जो मांग हुई और हमारे राज्यों का गठन हुआ उसमें पहली जो राज्य था 1960 में मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात का गठन किया गया और मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र का गठन किया गया। फिर हम देखते हैं कि 1962 ईस्वी में असम पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा नागालैंड राज्य का गठन किया गया। फिर हम देखते हैं कि 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया। फिर हम देखते हैं कि 1969 के जो मेघालय को असम से अलग करके जो है उसका गठन किया गया। फिर 1971 में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो है पंजाब से हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया और जो 35वां संविधान संशोधन कर 1974 के द्वारा सिक्किम को सहयोगी राज्य के रूप में भारत के राज्यों के साथ जोड़ा गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 22वें राज्य के रूप में भारत के संविधान में इसको स्थापित किया गया। फिर हम देखते हैं कि 1906वां यानी कि 1986 में जो है अरुणाचल प्रदेश प्लस मिजोरम राज्य के अरुणाचल प्रदेश को मिजोरम से एक तरीके से अलग किया गया। फिर आप देखते हैं कि 56वां जो संविधान संशोधन 1987 में हुआ उसमें जो गोवा आपका जो है 25वां राज्य बना। 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा आपका 25वां राज्य बना और 1 नवंबर 2000 को जो है
छत्तीसगढ़ आपका एक जो है 26वां राज्य बना। फिर हम देखते हैं कि 9 नवंबर 2000 को 27वां 27वां राज्य आपका उत्तराखंड बना। इसी तरीके से देखते हैं कि 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य झारखंड बना। फिर हम देखते हैं कि 14 अप्रैल 2014 को 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन किया गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो राज्य है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है मैचिंग के लिए कि राज्य दिया जाएगा और राज्य का डेट दी जाएगी और उनका पता पूछा जाएगा कि किस डेट को कौन सा राज्य का पुनर्गठन किया गया। तो ये भी आपको तैयार रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। चाहे वनडे एग्जाम हो, जुडिशरी एग्जाम हो, एपीयू एग्जाम हो, हर जगह पे ये डेट पूछी जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो बात की गई है, कि वर्तमान में हमारे जो देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमने पहला इस तरीके से पहले आर्टिकल में जो बात की गई है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, किस तरीके से हमारा संघ का राज्य, और हमने देखा कि किस तरीके से उनकी बात की गई है। तो हमने देख लिया कि हमारे राज्यों का गठन और पहली बार जो हमारा राज्य था वो किस तरीके से बना और किस तरीके से ब्रिटिश भारत जो हमारा था और किस तरीके से हमारी देशी रियासतों का विलय हमारे देश में हुआ। तो ये हमने बात क्लियर रूप से देख ली और हमने देख लिया कि राज्यों का गठन कब किया गया। तो पहला जो आर्टिकल हमारा था भारत राज्यों का संघ होगा। फिर उसी में बात की गई है, उसको देखते हैं हमारी बियर आगे क्या कहती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो बियर है हमारी वो कहती है, जो आपका आर्टिकल 1 है ये आपने देख लिया 1 जो बात करता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है, ये हमने देख लिया। फिर इसका जो दूसरा जो 1 का 2 कहता है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हो गए, यानी राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में, यानी कि जो भारत राज्यों का संघ होगा और इसका राज्य क्षेत्र कौन होगा, जो पहली अनुसूची में बात की गई है वो राज्य होंगे। फिर ये बात करता है इसका आर्टिकल 1 का 3 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन सा आएगा, तो ये बात करता है ए राज्यों के क्षेत्र। दूसरी बात करती है, दूसरा जो बी में बात करता है पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य, यानी फर्स्ट शेड्यूल में जो विनिर्दिष्ट राज्य है वो राज्य होंगे। और ऐसे अन्य राज्य जो अर्जित किए जाए, वो भी क्या होंगे, आपके भारत का राज्य क्षेत्र होगा। यानी कि हमारे जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा और पहली अनुसूची में जो राज्य के रूप में दर्ज किए गए हैं वो अपने राज्य होंगे। और 1 के 3 में बताया गया कि भारत राज्यों के क्षेत्र फर्स्ट शेड्यूल वाले राज्य और जो भी राज्य अर्जित किए जाएंगे वो भी भारत के का होगा, वो इंडिया होगा और वो भारत का राज्य क्षेत्र होगा। फिर जो इसका दूसरा आर्टिकल है वो हम देखते हैं कि दूसरे आर्टिकल में क्या बात की गई है। दूसरा आर्टिकल आप सभी निकाल लें एक बार। और दूसरे आर्टिकल में जैसा कि कमेंट देख रहा हूं तो बेर आप लोग सभी निकाल लें। दूसरा आर्टिकल जो बात करता है नए राज्यों नए राज्यों का प्रवेश या स्थापन। जो दूसरा आर्टिकल आपका बात करता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापन, तो इसमें बात करता है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकता है। तो ये आर्टिकल राज्यों का प्रवेश और स्थापन की बात करता है और राज्यों को प्रवेश और स्थापन के लिए जिसके पास पावर है तो संसद क्या कर सकती है, संसद राज्यों के का प्रवेश और स्थापन के लिए विधि बनाकर वो क्या कर सकती है, भारत में उनका प्रवेश करा सकती है और उनकी स्थापना कर सकती है। ये आर्टिकल आपका 2 कहता है। फिर आप देखते हैं आर्टिकल 2A क्या बात करता है, सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। ये बात करता है सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना, यानी संघ के साथ अभी आपने पढ़ा कि संयुक्त इसको अस्थायी राज्य के रूप में रखा गया, फिर ये आर्टिकल हटा दिया गया
और ये आर्टिकल 35वें जब 1975 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1972 के द्वारा जो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर दिया गया, पूर्ण राज्य का जो दर्जा दे दिया गया, उसके द्वारा इसको यहां से हटा दिया गया। तो हम देखते हैं कि हमने 2 आर्टिकल देख लिया। तीसरा आर्टिकल आपका क्या कहता है, इसके बारे में देखते हैं। जो तीसरा आर्टिकल आपका बात करता है, आप सभी बेर एक बार फिर से देखें, और तीसरे आर्टिकल में आप देखेंगे कि नए राज्यों का निर्माण, ये बात करता है नए राज्यों का निर्माण। फिर ये बात करता है कि फिर ये बात करता है वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों के बारे में। फिर ये बात करता है सीमा के बारे में या नामों में परिवर्तन के बारे में। ये आपने देखा होगा कि ये बात करता है नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन के बारे में बात करता है कि किस तरीके से नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, वर्तमान राज्यों का क्षेत्र क्या होगा, सीमा क्या होगा और नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके बारे में बात आपका आर्टिकल 3 करता है। और आपको जो इसमें ए में बताया गया है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य को किसी राज्य के भाग से के में नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि ए में बताया गया है कि किसी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके, यानी कोई एक राज्य क्षेत्र है, इस राज्य क्षेत्र को क्या किया जाएगा, या तो अलग करके इसका निर्माण किया जाएगा या किसी अन्य 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण किया जाएगा। यानी कि जो भारत में जो पावर है संसद के पास, वो ये पावर है ए में बताया गया, या तो किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर दिया जाएगा या 2 से अधिक राज्यों को मिला लिया जाएगा, उसके द्वारा राज्य का निर्माण कर सकती है। फिर आप देखते हैं जो बी में बात की गई है, बी में बात की गई है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, यानी कि क्षेत्र को बढ़ा सकती है। फिर क्या कर सकती है, फिर आप देखते हैं कि जो सी में बात की गई है किसी राज्य को घटा सकती है, घटा सकती है। फिर आप देखते हैं जो डी में बात की गई है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, यानी कि सीमा में परिवर्तन की बात की गई है। फिर आप देखते हैं डी में जो बात की गई है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, यानी सीमा में परिवर्तन करती है और राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। यानी कि आपने देखा कि 2 से अधिक राज्यों को वो एक साथ कर सकती है। एक 2 राज्य हैं उनको अलग राज्यों में बांट सकती है और उसके नाम में क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, उसको बढ़ा घटा सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है और नाम में परिवर्तन कर सकती है। फिर आप देखते हैं कि परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विध प्रस्थापना का प्रभाव है राज्यों में से किसी के क्षेत्र सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस अपने विचार ऐसी अवधि के अनुज्ञात की जाए प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो जाएगी, संसद के किसी सदन ने पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी ये राज्य की सीमा बढ़ाया घटाया जा रहा, तो ये पहली तो बात है कि राष्ट्रपति की अनुमति लिया जाएगा या उस राज्य के विधानमंडल से भी उस तरीके की अनुमति होगी, तब ये जो राज्य की सीमा और बढ़ा और घटा और नाम उसका चेंज किया जा सकता। ये आपका आर्टिकल 3 कहता है। फिर इसके स्पष्टीकरण में कहा गया कि अनुच्छेद के खंड ए से और जो ए से जो आपने देखा कि ई में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य, किंतु परंतु में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं आता है, मतलब राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं आता, लेकिन राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र के बारे में आप देख सकते हैं।